आज हम अध्ययन करेंगे बरोक स्टाइल के एक कलाकार जो जर्मनी के रहने वाले थे, पीटर पॉल रूबेंस की। पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 में हुआ था और 1640 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म सीगन वेस्टफेलिया जर्मनी में हुआ था। पिताजी इनके एंटवर्प के निवासी थे और 1587 में पिताजी की मृत्यु के बाद ये वापस अपने जन्म स्थान पहुंच गए और स्वदेश पहुंच गए। वहाँ पीटर को अपने जो हाई क्लास सोसाइटी है या उच्च वर्ग है, वहाँ पे इन्होंने अपना प्रभाव बनाया और इनको वहाँ के सामंतों में गिना जाने लगा। सामंती रंग भी इन्होंने सीख लिए और जीवन भर उसी जीवन शैली से उसी स्टाइल में ही जीते रहे और चित्रकला में इनकी जो अभिरुचि थी वो शुरू से बनी रही। 1591 में उन्होंने चित्रकला की शिक्षा आरंभ की थी और 6 महीने अपने भाई के पास रहे जो खुद एक लैंडस्केप पेंटर थे और फिर एक और आर्टिस्ट के पास गए। फिर 1599 में वे ओटो वेनियस के से उन्होंने कला शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। 2 वर्ष पश्चात इटली के सेंट ल्यूक के कलाकार संघ गिल्ड, जो कि वहाँ का इटली का एक कलाकार संघ है, उसके सदस्य बने और बड़ी ही कम आयु में मात्र 23 वर्ष की आयु में ये उसके सदस्य बन गए थे, जो कि एक सम्मान की बात रही। और जब एक बार ये वेनिस के एक उद्यान में ऐसे अपनी इमेजिनेशन से किसी प्राचीन चित्र को कॉपी कर रहे थे, तो एक आर्ट क्रिटिक या आर्ट लवर ने उनको देखा और उनकी कला से प्रभावित होकर मांटवा के जो ड्यूक थे उनके पास ले गए। वहाँ उन्होंने रूबेंस को दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त कर लिया और वहाँ उन्होंने रोम, पादुआ और ऐसे अन्य नगरों की यात्राएं की। 1603 में मांटवा के ड्यूक ने उन्हें कुछ उपहार भेंट करने के लिए स्पेन भेजा और 1608 में उनकी माँ अचानक बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो वापस एंटवर्प लौट आए और फ्लैंडर्स के जो सम्राट थे, राजा थे, वहाँ पे उनको चित्रकार का पद दे दिया गया। तो इस तरह से उनकी अलग अलग देशों में, नगरों में यात्राएं हुई। रूबेंस ने एंटवर्प के हॉल के लिए एडोरेशन ऑफ मेजाई या मेजोई की वंदना नामक चित्र बनाया, जिसमें करीब 28 मानव आकृतियाँ बड़ी सुंदरता से चित्रित की गई हैं। और 1609 में वह जब उनकी 32 वर्ष की आयु में जॉन ब्रांट नामक रईस की एक लड़की थी, इसेबेला ग्रांट से इन्होंने विवाह किया और विवाह को करने के बाद सुख से जीवन व्यतीत करने लगे और इस हिसाब से उन्होंने एक सुंदर भवन भी बनाया। यहाँ रहकर उन्होंने 10-12 साल तक कार्य किया, जो उनकी बेस्ट पेंटिंग या सर्वोत्तम कृतियाँ कही जा सकती हैं। 1612 में उन्होंने ईसा का सूली से उतारा जाना, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस नामक चित्र बनाया, जो उनकी बेस्ट क्रिएशन या कृति माना जा सकता है। ये एंटवर्प के कैथेड्रल में स्थित है और इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आत्मचित्र भी बनाया। रूबेंस तथा उसकी पहली पत्नी रूबेंस विद हिज फर्स्ट वाइफ के रूप में ये चित्र प्रसिद्ध है। 1609-10 में उन्होंने एलिवेशन ऑफ द क्रॉस या क्रॉस को खड़ा किया जाना नामक चित्र भी बनाया, जो उनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। पीटर पॉल रूबेंस ने एंटवर्प में ही एक अपनी आर्ट वर्कशॉप चित्रशाला बना ली थी और कई कलाकार उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे। वह स्कूल ऑफ एंटवर्प
की भी स्थापना करना चाहते थे। उनके सहायकों में मखमली ब्रुगेल, एंटोनी वॉन डाइक, स्नीडर्स, जॉर्डिया, कर्नेलस, डेविड टेनियर्स और जॉन फाइट आदि प्रमुख हैं। और इनके जो सहयोग से जो सम्मिलित कार्य हैं उसमें मार्था तथा मैरी के घर में ईसा नामक चित्र उनको इनके जॉइंट वर्क में रख सकते हैं। और इसमें आकृतियाँ रूबेंस ने, दृश्य मखमली ब्रुगेल ने, भवन वान डेन ने और अन्य सामग्री जॉन वाई वॉन कैसिल ने अंकित की। और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे चित्र एक ही कलाकार का बनाया हुआ है। तो जो वर्कशॉप में ये अलग अलग चित्रकार मिलके एक चित्र बनाते थे, तो ऐसा नहीं कि इनकी कलम से या इनकी चित्रण शैली से ऐसा प्रतीत हो कि ये किसी एक चित्रकार का बनाया हुआ काम है, इसमें ये किसी अन्य चित्रकार का बनाया हुआ है। तो ये एकता इनके चित्रों में दिखती है। और इस तरह के कामों से वो धीरे धीरे फेमस हो गए और लोग बाग उनसे चित्र बनवाने लगे। और इसमें वे पहले ड्राइंग करके रंगों को कहाँ कौन सा रंग भरना है ये बता देते थे और उनके शिष्य फिर वो कार्य पूरा कर देते थे, छोटा मोटा कर देते थे। एक कलाकार प्राकृतिक दृश्य बना देता था, दूसरा घोड़ा, तीसरा जंगली पशु, कोई चौथा कलाकार उसमें वीड़ बना देता था, पांचवा कलाकार स्थिर जीवन का चित्रण कर देता था और आखिर में सब रूबेंस उसमें अपने फिनिशिंग टचेस लगाकर उसमें अपनी स्टाइल और अपनी छाप डाल देते थे। उनके जो को आर्टिस्ट थे या सहयोगी कलाकार थे वो भी काफ़ी स्थापित और काफ़ी ऊंचे कलाकार थे। और ये सब बातें ऐसा नहीं कि वो अपने नाम से ही प्रचलित करते थे। जो भी चित्र उनके खरीदता था या जानता था या देखता था, उनको पता था कि ये एक ही कलाकार का बनाया हुआ चित्र नहीं है और इस तरह से वो किसी को धोखा नहीं देते थे। 1622 में 45 वर्ष की आयु में उन्होंने फ्रांस की रानी ने लग्जमबर्ग राजमहल में 21 विशाल भित्ति चित्रों को अंकित करने के लिए आमंत्रित किया और ये कार्य उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ के साथ मेडिसी परिवार की कन्या मैरी डी मेडिसी के विवाह का भी उन्होंने चित्र बनाया। और रूबेंस ने इसमें अपने दरबारी रूप तथा चित्रकार रूप दोनों का ही बुद्धिमानी से समन्वय किया है। हेनरी को एक प्रेमी के रूप में दिखाया जिससे भेंट करने के लिए देवदूत आदि मैरी डी मेडिसी का चित्र लेके आ रहे हैं। आकाश में देवगण इस पे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो फ्रांस के शासक परिवार को खुश करने के लिए उसका ऐसा चित्र बनाया जिससे वो प्रसन्न हों। और रूबेंस ने अपनी चतुराई और शान शौकत से दूसरों का मन जीत लेते थे। 1621 में फ्लांडर्स के शासक की मृत्यु के पश्चात विधवा रानी ने रूबेंस को अपना परामर्शदाता विश्वास पात्र नियुक्त किया। इंग्लैंड और हॉलैंड के स्पेन से मित्रवत संबंध बनाने एवं फ्रांस से दूर रखने हेतु कूटनीतिक उद्देश्य से इन देशों को भेजा। वह फ्लांडर्स और हॉलैंड में संधि कराने में भी सफल हुए। पेरिस की यात्रा के मध्य रूबेंस इंग्लैंड भी गए और ड्यूक ऑफ बकिंघम से उनका परिचय हुआ। ड्यूक ने उन्हें फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की सहायता की वास्तविक संभावनाओं का पता लगाने स्पेन भेजा और 1628 में वह इस कार्य हेतु स्पेन गए, किंतु इस बीच बकिंघम के ड्यूक की हत्या हो जाने के कारण रूबेंस राजनीति से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, उदासीन होने लगे और पुनः कला की तरफ उनका रुझान हो गया। स्पेन में रूबेंस वेलास्के से भी मिले थे, उनके बीच मित्रता हो गई और आगे चलकर वेलास्के की कला पर उनका प्रभाव भी देखा जा सकता है।
स्पेन के शासक फिलिप ने रूबेंस को इंग्लैंड के अच्छे संबंध बनाने का कार्य सौंपा। 1628-29 में ब्रिटिश कला को भी प्रभावित किया। राजनीतिक उद्देश्य से उन्होंने इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम को एक चित्र भेंट किया जिसका शीर्षक था शांति के वरदान, द ब्लेसिंग ऑफ पीस। इस चित्र में बुद्धि की देवी मिनर्वा युद्ध को पीछे धकेल रही है और शांति को सुख, समृद्धि और मुस्कुराते बच्चों का उपहार मिल रहा है। तो ये एक तरह से राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया चित्र था, है ना, जिसमें शासक जो चार्ल्स प्रथम थे उनको उनकी राजनीतिक स्थिति को दिखाते हुए, सम्मान दिखाते हुए या उनकी सामाजिक और राजनीतिक संपन्नता दिखाने का प्रयास किया है। 21 फरवरी 1630 में चार्ल्स प्रथम ने रूबेंस को इंग्लैंड की नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया और रूबेंस पुनः एंटवर्प आ गए। इस अवधि में 1626 में वैवाहिक जीवन के 17 वर्ष हो जाने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और ये बड़ा उनके लिए आघात था। फिर भी वो अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हुए। 1630 में वापस एंटवर्प आए और वहाँ उन्होंने फिर दिसंबर में हेलेन फॉर्मेंट से विवाह किया, जिनको वो बचपन से जानते थे और वह रूबेंस की प्रथम पत्नी की बहन की 7 पुत्रियों में से एक थी। विवाह के समय रूबेंस 53 वर्ष के थे और हेलेन मात्र 16 वर्ष की। उनकी बहन सुसेन थी जिसके पंखदार टॉप पहने बड़ी बहन सुसेन जिसका पंखदार टॉप पहने एक व्यक्ति चित्र भी रूबेंस ने बनाया था और दूसरी पत्नी हेलेन के साथ वो शानदार जागीर के स्वामी के रूप में रहने लगे। 1633 में राजनीति त्याग दी और अपना सारा समय कला सृजन में लगाने लगे और दूसरी पत्नी के कई चित्र बनाए, धार्मिक, पौराणिक और तो उनका मॉडल के रूप में प्रयोग किया। उनके कई न्यूड्स भी बनाए और रूबेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ने उनके खुद के कुछ चित्र भी नष्ट करने की कोशिश की और एक चित्र है जिसमें काला रोएदार वस्त्र शरीर के कुछ भाग पर लपेटे हुए अंकित है। इस अंतिम समय के चित्रों में लुकिपस की कन्याओं का शीलभंग, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ द यूकिपस, द जजमेंट ऑफ पेरिस, द थ्री ग्रेसेस, वीनस एंड एडोनिस आदि उनके अंतिम प्रमुख चित्रों में से हैं। स्पेन के शासक ने 112 चित्र, एक बार कुछ और चित्र दोबारा भेजे। अधिक मांग होने पर वो असमर्थ रहे उनकी मांग को पूरा करने में और 4 विशाल चित्रों की रचना करते हुए मई 1640 में उनका निधन हो गया और काफ़ी बीमार हो गए थे, काफ़ी दुर्बल हो गए थे। अगर हम उनकी कला की बात करें तो नारी आकृति को जितना रूबेंस ने चित्रित किया है संभवतः किसी अन्य कलाकार ने नहीं किया, टिशिया रेनाउ को छोड़कर, और कलाकार ने उसे किसी अन्य कलाकार ने इतनी अधिक सुंदरता से अंकित नहीं किया है। रूबेंस की आकृतियाँ घास पर लेटी हुई, वनों में विहार करती हुई, स्नानोपरांत बाहर आती हुई अपने सौंदर्य के से सहज ही आकर्षित कर लेती थी। स्वस्थ मांसल शरीर धारणी ये नारियां समृद्धि और साफल्य की प्रतीक मानी जाती हैं और इसमें सरलता और मादकता भी है। और इसके अलावा रूबेंस ने केवल न्यूड्स ही नहीं बनाए, इसके अलावा सैकड़ों व्यक्ति चित्र, दृश्य, आखेट, घरेलू जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए हैं, धार्मिक विषय भी चित्र बनाए हैं। ईसा मसीह को कोमलता से रूबेंस ने चित्रित किया है, वैसा बहुत कम कलाकार कर पाए जितना कोमलता से ईसा मसीह को रूबेंस ने अंकित किया है। अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हुए ईसा की वेदना को दिखाते हुए मांसलता, होठों और आँखों की स्थितियाँ, सिर का झुकाव, मुरझाए हुए फूल की भांति शारीरिक
मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया है। उनकी कला का रहस्य आकृतियों की गति में है। एक गति उनके चित्रों में दिखाई देती है और उन्होंने आकृतियों को ऐसे प्रभावपूर्ण गति में अंकित किया कि चित्र की विषय की अनुभूति केवल उसी में होने लगती है। तो आज हमने अध्ययन किया पीटर पॉल रूबेंस के बारे में और आने वाले लेक्चर में हम उनके किसी अन्य कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे।